हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के डीआरडीओ क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 9 के साथ सेट नंबर 9 में जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 9 का जीएस क्वेश्चन, सेट नंबर 9 का जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेट 9 में जीएस, जिसमें यहाँ टाइटल दिया हुआ है सामान्य जानकारी, उसका पहला क्वेश्चन है द मेकिंग ऑफ द महात्मा। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के डायरेक्टर कौन है? ये सामान्य जानकारी का पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 9 का, और ये क्वेश्चन नंबर 36 है और इसका आंसर होगा श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल, तो 36 का आंसर होता है बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? तो ये बहुत ही स्थापित क्वेश्चन है। स्थापित क्वेश्चन का मतलब ये नोन फैक्ट्स है, ज़्यादातर लोग जानते हैं, और ये है श्रीमती श्रीमावो भंडारनायके। श्रीमती श्रीमावो भंडारनायके जो श्रीलंका की थी, यानी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका में बनी, और उनका नाम था श्रीमती श्रीमावो भंडारनायके। वो 60 के दशक में 64 में वो बनी थी, 60, ठीक है, 1964 में श्रीमती श्रीमावो भंडारनायके। और फिर ऑप्शन है यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी तो इंडिया के उसके बाद बनी है, 66 में बनी है। सरोजनी नायडू कभी कहीं की प्रधानमंत्री नहीं रही हैं, और सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का श्रेय जाता है एनी बेसेंट को, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू को। बेनज़ीर भुट्टो, ये पाकिस्तान की। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? तो श्रीलंका की श्रीमती श्रीमावो भंडारनायके। तो आंसर हो गया बी, 37 का आंसर हो गया बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में जन्मे एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, एस्ट्रोफिजिक्स, जो एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है आप जान समझ लो। एस्ट्रोफिजिक्स जानते भी होंगे, यानी खगोल विद्या से संबंधित जो जानकारी है, या खगोल भौतिक, यानी ग्रह, तारा, इस सब के बारे में और इसके मैकेनिज्म को समझने के फिजिक्स का जो ब्रांच है उसको एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। तो भारत में जन्मे एस्ट्रोफिजिक्स के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को एस्ट्रोफिजिक्स पर नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। प्रोफेसर चंद्रशेखर को एस्ट्रोफिजिक्स पर नोबेल पुरस्कार मिला था, जिन्होंने, और उनके खोज को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है, यानी स्टार के लाइफ साइकिल पर उन्होंने बात किया है कि स्टार धीरे धीरे स्टार जन्म लेता है, स्टार ग्रो करता है, और स्टार का एक डेवलप्ड फेज होता है, एक विकसित अवस्था होता है, फिर स्टार वहाँ से श्रिंक करना शुरू करता है, फिर जाते जाते स्टार ब्लैक होल में जाता है। तो इस पर जो चंद्रशेखर लिमिट की किस स्थान के बाद फिर वो श्रिंक करेगा, किस लेवल के बाद वो श्रिंक करेगा, कहाँ तक जाएगा, इस पर एक रिसर्च है प्रोफेसर चंद्रशेखर का, जिनका जन्म भारत में हुआ था, और उनको इस पर नोबेल पुरस्कार मिला, एस्ट्रोफिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला, यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, लेकिन फिजिक्स के किस ब्रांच में? एस्ट्रोफिजिक्स, यानी खगोल विद्या में काम करने के लिए। और तो ये प्रोफेसर चंद्र, उसके बाद ऑप्शन हमारा सीवी रमन भी भारत के, और उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था, और उनको तो ऑप्टिक्स के लिए, प्रकाश पर काम, स्पेक्ट्रम पर जो खोज किए थे उसके लिए। फिर सत्येंद्र नाथ बोस जो है ये आपको बॉटनी पर है, वनस्पति विज्ञान से है। विक्रम साराभाई जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान से है। तो यहाँ पर दो लोग जो नोबेल उनको मिला है, प्रोफेसर चंद्रशेखर और सीवी रमन को ऑप्टिक के लिए, और चंद्रशेखर को स्टार के लाइफ साइकिल पर रिसर्च के लिए, एस्ट्रोफिजिक्स के लिए। और यहाँ एस्ट्रोफिजिक्स का ही पूछ रहा है तो प्रोफेसर चंद्रशेखर।
तो ए हो गया 38 का आंसर ए, 38 का आंसर ए। और 39 नंबर क्वेश्चन है, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? यानी पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ नाम है? प्रतिपादक का तो मतलब हो जाता है कि उन्होंने शुरू किया। तो पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ऐसा करके हम लोग चले तो उसमें कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, मणिपुरी है, भारतनाट्यम है। तो पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम से, पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम से। और तो आंसर हम लोग का होगा 39 का सी, 39 का आंसर हम लोग का सी होगा। और भारतनाट्यम, और भारतनाट्यम कहाँ से या किस क्षेत्र का मुख्य रूप से ये शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। तो पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम, तो आंसर हो जाता है 39 का सी, 39 का आंसर हम लोग का सी होगा। 39 का आंसर सी होगा। और उसमें शास्त्रीय नृत्य में जैसे कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी कहाँ उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, भारतनाट्यम कहाँ है तमिलनाडु का है। उसके बाद एक दो जान लीजिए, कथकली कहाँ का है? केरल का है, कथकली केरल का है। और कथक अगर कहा जाए तो उत्तर भारत खास करके यूपी का। तो फिर एक बार आप सुन लीजिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कथकली केरल, और कथक ये उत्तर भारत का है, कथक उत्तर भारत का, विशेषकर उत्तर प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश का। तो फिर 39 का आंसर हम लोग का सी हुआ। और 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नांकित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? किस राज्य से पोलो शुरू हुआ? इस तरह का क्वेश्चन है कि किस राज्य से पोलो शुरू हुआ। पोलो होता है घोड़ा पर बैठ करके स्टिक से बॉल मारने वाले खेल को पोलो कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि ऐसी मान्यता है या ऐसा कि किस राज्य से, भारत के किस राज्य से पोलो की शुरुआत? तो मणिपुर, मणिपुर एक इन्फॉर्मेशन है, मणिपुर से। तो 40 का सी, 40 का सी होगा। और इतिहास में पोलो की तरह ही जो हम लोग मध्यकालीन, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ा से गिर के मर गया था खेलते समय, उस समय पोलो की तरह का ही उसमें खेल था, चौगान, चौगान। तो चौगान पोलो की तरह का खेल था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है, या गुलाम वंश का पहला शासक, जो गुलाम वंश का फाउंडर कहें, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर के मर गया था। कभी क्वेश्चन हो सकता है वो भी। तो यहाँ पर सी हो गया, 40 का आंसर आपका सी हो गया। 41 नंबर आइए, नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक संरक्षण किस राजवंश ने प्रदान किया था? अब नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित जो फैक्ट्स होगा उसमें ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन का एक प्रमुख अध्ययन केंद्र हुआ, एक प्रमुख विश्वविद्यालय हुआ बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए। और बाद में नालंदा विश्वविद्यालय में चाइना का यात्री फाहियान भी आया। और फाहियान कब आया था? तो हर्षवर्धन के काल में। और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक था। और हर्षवर्धन ने भी नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया और नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया, मदद किया, नालंदा विश्वविद्यालय की देखरेख के लिए व्यवस्था किया। उसके बाद फिर बौद्ध धर्म का संरक्षक 8वीं सदी में जो एक वंश स्टार्ट होता है, 8वीं सदी के मध्य में, वो बिहार बंगाल में वो वंश था, पाल वंश। और पाल वंश के शासकों ने भी बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण दिया और नालंदा विश्वविद्यालय के देख रेख के लिए भी उन्होंने अरेंजमेंट किया, व्यवस्था किया। तो यहाँ पर या तो आप हर्षवर्धन कह सकते हैं, या फिर हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात है हर्षवर्धन कह सकते हैं, नहीं तो पाल शासक कह सकते हैं। एक चीज़ आपको बता दें कि जब पूछता है कि भारत में बौद्ध धर्म का अंतिम संरक्षक वंश कौन रहा, जिसने बौद्ध धर्म को पैट्रोनाइज किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया अंतिम, तो फिर पाल वंश हम लोग कहते हैं। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक लगा हुआ है, सर्वाधिक राजकीय संरक्षण किसके द्वारा दिया गया?
तो यहाँ पर हर्षवर्धन और धर्मपाल यानी पाल शासक। तो यहाँ पर देखिए हर्षवर्धन के काल, तो यहाँ सर्वाधिक में ये भी देख सकते हैं कि लंबे समय तक किसके द्वारा संरक्षण दिया गया। हर्षवर्धन का शासन काल है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। फिर आप यहाँ पूरे पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, साथ साथ आपको नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान होता रहा। तो सर्वाधिक का जब लगा हुआ है तो आप पाल कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा पाल राजा धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल सबसे महानतम था पाल में, सबसे पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश की स्थापना 750 AD में, और गोपाल के बाद हुआ धर्मपाल पाल शासक, और धर्मपाल के बाद हुआ था देवपाल। और पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म के एक विद्या केंद्र के अध्ययन केंद्र, एक विश्वविद्यालय शिक्षण केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को भी उन्होंने काफ़ी संरक्षण दिया था। तो 41 का आंसर भी सी होगा। 41 का आंसर सी, 41 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 42 नंबर। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? आप जानते हैं खेड़ा गुजरात में महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। उसके पहले चंपारण सत्याग्रह को उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था, और यहाँ भी किसानों की समस्या थी, और उसको सॉर्ट आउट करने के बाद वो खेड़ा आंदोलन को भी नेतृत्व प्रदान किया, और वहाँ भी किसानों का जो समस्या सरकार के साथ था उसकी समाप्ति इनके प्रयास से होती है। और वहाँ पर साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो यहाँ पर है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने वही बात है, मनमाना लगान था, हाई टैक्सेशन था, माफ़ करने से मना कर रहा था, लोगों के पास लगान बकाया था जिसके लिए सख्ती बरती जा रही थी, और लगान का रेट ज़्यादा था। तो इसके खिलाफ वो किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वहाँ के स्थानीय जो नेता हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके बड़े भाई भी उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बाद में नेतृत्व ये गांधी जी के। और गांधी जी जब इसमें शामिल होते हैं तो फिर बाद में इसका एक निराकरण भी हो जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी। 42 का आंसर हो जाएगा डी। 42 का आंसर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 43 नंबर। निम्नांकित बादशाहों का सही कालक्रम क्या है? ये जो भी बादशाह दिया हुआ है ये मुगल बादशाह है, और मुगल बादशाह के डिक्लाइन फेज का ये बादशाह दिख रहा है। डिक्लाइन यानी मुगल बादशाह, मुगल काल का पतन का काल। पतन का काल यानी जब मुगल बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रह गए, धीरे धीरे मुगल कमज़ोर होते जा रहे हैं। और वो आप देखते हो कि औरंगजेब के बाद मुगल का पतन काल शुरू हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है, और 1707 ईस्वी से ही मुगल का डिक्लाइन फेज बोला जाता है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद पहला शासक बहादुर शाह प्रथम हुआ। बहादुर शाह को शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, बहादुर शाह को मुअज्जम भी कहते हैं, बहादुर शाह को शहंशाह बेखबर कहते हैं। ये हमने ऐसे बता दिया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है। और बहादुर शाह का शासनकाल 707 AD से 707 ईस्वी से 712 ईस्वी। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आया, जिसको बहादुर शाह प्रथम कहोगे। तो औरंगजेब के बाद जो पहला शासक आया वो बहादुर शाह प्रथम होता है, और मुगल का सबसे अंतिम जो शासक होता है वो बहादुर शाह द्वितीय होता है। बहादुर शाह जफर भी उसको कहते हैं, जो अंतिम हुआ। तो औरंगजेब के बाद जो प्रथम शासक हुआ वो बहादुर शाह प्रथम हुआ। यहाँ पर कुछ मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मुगल के पतन काल के कुछ मुगल शासकों का नाम दिया गया है, उसका क्रम बताना है। अब हम लोग ध्यान देंगे कौन शासक है कौन है। तो यहाँ पर एक सजेशन रहेगा कि मुगल शासकों का क्रम आपको याद रहना चाहिए, कौन कब से कब रहता है, क्योंकि उससे बहुत सा क्वेश्चन आपका बन जाता है। कोई घटना इस समय हुआ, बोलेगा उसमें मुगल बादशाह कौन था, तो वो याद रहेगा तो आपको पकड़ में आएगा। तो खैर यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन अहमद शाह ये 1748 से 1754 रहा है, ठीक है, अहमद शाह। और इसी के समय अहमद शाह के समय ही आप देखिएगा अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ है। और अहमद शाह के पहले वाला भी कोई है, यह नहीं दिया हुआ है। अहमद शाह के पहले आपको मोहम्मद शाह था, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं। वो 1719 से 1748 था। मोहम्मद शाह 1719 से 1748, और उसी के समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। बाद में अहमद शाह हुआ, और अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण शुरू हुआ। अहमद शाह अब्दाली का आगे तक आक्रमण हुआ, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण शुरू हुआ।
अफगानी, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण शुरू होता है। तो अब यहाँ देखिएगा निम्नांकित बादशाहों का सही क्रम। तो एक तो हो गया अहमद शाह, तो अहमद शाह का क्रम हो गया 17, सुन रहे हैं ना, 1748 1754। दूसरा शाह आलम द्वितीय, मैं बताया था शाह आलम फर्स्ट कौन, तो बहादुर शाह फर्स्ट है। शाह आलम द्वितीय है, ये 1759 से 1806 हो जाएगा। और आलमगीर द्वितीय है 1754 से 1759, और अकबर द्वितीय 1806 से 1837। तो ये जो क्रम बनेगा इसमें आपका बनेगा पहले अहमद शाह का काल हुआ पहला। अहमद शाह देखिए 48 के पहले वाला कोई नहीं है, ठीक है। अहमद शाह, तो अहमद शाह का काल हुआ, अहमद शाह जो शासक है इसका है अहमद शाह 1748 से 59, और अहमद शाह हो गया। फिर अहमद शाह 1748 से 54 तक, अहमद शाह 1748 से 54 हो जाएगा। और फिर आपका है शाह आलम द्वितीय, तो ये तो 1759 से होता है। फिर आलमगीर द्वितीय, ये अहमद शाह 1 नंबर पे है, और 3 नंबर पर दिख रहा है आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय, और इसका काल आपका 54 से 59 होता है, 1754 से 59। और फिर जो 4 नंबर पर आपका, नहीं 2 नंबर पर शाह आलम सेकंड, और इसका जो पीरियड है वो 1759 से 1806 का बनेगा। और फिर जो आपका एक है 4 नंबर पर अकबर सेकंड, और इसका बनता है 1806 से 1837। तो ये क्रम हो रहा है। तो 1 3 2 4, ये जो गिवन ऑप्शंस है उनमें शासकों का क्या काल है उसके आधार पर ये क्रम बना 1 3 2 4, यानी ये दिख रहा है क्या कि 1748 से 1837 तक का आपका बनाया है, 1837 तक का, 1837 से, यानी आप समझोगे 1748 से, इसको भी लिखी दे 1748 से 1837 तक जो मुगल शासक रहे हैं उसका एक क्रम बना दिया है, और उसमें आगे पीछे नाम है, और उस तरह से हमारा ये बनेगा 1 3 2 4, यानी आंसर हो जाएगा सी, 43 का आंसर हो जाएगा सी, 43 का आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर एक सजेशन कि साहब आप मुगल शासकों का ऑर्डर जरूरी याद कीजिए और उनका पीरियड भी याद कीजिए, इंपॉर्टेंट हो रहा है। देख रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन, अगर आपको याद नहीं है तो ये फिर बनना मुश्किल हो जाएगा। तो वो ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए, सिर्फ मुगल का ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, दिल्ली सल्तनत के भी जो डायनेस्टीज हैं उसमें भी जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं उनका ऑर्डर एक तरह से आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जीएस में कब कहाँ से क्वेश्चन रहेगा, और ये सब इंपॉर्टेंट फील्ड है और यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। तो आप जान रहे हो ये तो बादशाह ये काम किया, ये शासक ने ये किया, लेकिन अगर कभी कभी पीरियड से भी बात होता है, पीरियड को एकदम इग्नोर करके आप उसके टेन्यूअर को, उसके शासनकाल को एकदम इग्नोर करके नहीं, ऑर्डर के साथ और उसका टेन्यूअर के साथ ये रहता है, और यहाँ डिक्लाइन फेज से ज़्यादा टच करता है। एक चीज़ मैं अब बता दूँ, आलमगीर सेकंड लिखा हुआ है यहाँ, तो आप खोजोगे कि मुगल काल में आलमगीर फर्स्ट कोई कौन था, क्यों किसी भी डायनेस्टी में, किसी भी राजवंश में जब एक ही नाम एक से अधिक बार आता है तो इतिहासकारों के द्वारा सुविधा के लिए किसी के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा लगाया जाता है। जब एक ही राजवंश में एक ही नाम एक से अधिक बार आया हो, एक ही नाम के एक से अधिक व्यक्ति गद्दी पर आए हों अलग अलग पीरियड में, तो फिर आपको उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय ये लगता है। तो जब कोई मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड है तो आलमगीर फर्स्ट को भी कोई होगा। तो किस मुगल शासक को आलमगीर फर्स्ट कहते हैं, या आलमगीर फर्स्ट का शासनकाल क्या था, अगर ये पूछ दे आप जान लीजिए औरंगजेब आलमगीर का उपाधि धारण किया था, इसलिए वो आलमगीर फर्स्ट हुआ, ये आलमगीर सेकंड हुआ। औरंगजेब आलमगीर का उपाधि धारण किया था, इसलिए औरंगजेब ही आलमगीर फर्स्ट है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है, बेसिकली वो उपाधि धारण किया था ये, तो ये कन्फ्यूज़न हो सकता था।
फिर है शाह आलम सेकंड, तो साहब शाह आलम सेकंड है तो कोई शाह आलम फर्स्ट होगा। तो शाह आलम फर्स्ट कौन, मैं बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर आया बहादुर शाह प्रथम, उसी को बोलते हैं शाह आलम प्रथम, उसी का नाम है मुअज्जम, उसी को इतिहासकारों ने कहा है शहंशाहे बेखबर, शहंशाहे बेखबर। तो उसका नाम है बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, मुअज्जम और शहंशाहे बेखबर, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब नाम, कुछ दूसरा जो नाम है वो आप याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन की संभावना है, इसलिए मैं थोड़ा इस पर समय लेके बात किया हूँ। अब आप देखोगे 44 नंबर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर पे जो 44th क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। 44वां जो क्वेश्चन हम लोग का है इस सेट का, क्वेश्चन नंबर 44। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 352 में किस बात का प्रावधान है। देखो ये राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। 3 तरह की आपात बात बोला जाता है, आपात 3 तरह का, और ये 3 आर्टिकल है। ये ज़्यादा स्टूडेंट सबको याद रहता है, 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जब भी बात हो तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, ऐसे याद रखोगे, राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन। और 360 की बात हो रही है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 360, ये तीनों ये आपात की बात है। अब यहाँ पर ज़्यादा नहीं, ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा तो ए हो गया, 44 का ए हो गया, 44 का आंसर हमारा ए हो गया। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं थोड़ा बात कर दूँ, ये 3 राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब होगी, तो अगर बाहरी आक्रमण हो गया है, आक्रमण की संभावना है, सीमा सुरक्षा खतरे में है, इस तरह की स्थिति, यानी बाहरी आक्रमण हो गया है या आक्रमण की संभावना है, या देश के अंदर आर्म्स रिबेल यानी सशस्त्र विद्रोह हो गया है, एक दूसरे को मार काट रहा है, मैंने सशस्त्र विद्रोह हुआ है, तो इस स्थिति में 352 इम्पोज हो सकता है, जिसको आपात कहते हैं, राष्ट्रीय आपात कहें, 352 इम्पोज हो सकता है, ठीक है। और 356 क्या है, जब किसी राज्य में संविधान के तहत, संवैधानिक रूप से संविधान के तहत शासन व्यवस्था नहीं चल रहा है, या तो संविधान के तहत चुनी हुई सरकार नहीं है, या चुनी हुई सरकार है भी तो वो संविधान के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर रही है, तो राज्यपाल के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में 356 जब इम्पोज होता है तो उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। 360 होता है कि देश की वित्तीय स्थिति एकदम खराब हो चुकी है और उसमें केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। और वित्तीय आपात जब लगेगा तो किसी भी तरह का जो आर्थिक जो भी गतिविधियां चल रही हैं या कोई प्रोग्राम चल रहा है, या आपको जो भी वेतन मिलता है, जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो भी आपको सुविधाएं मिलती हैं, उन सबों में किसी तरह की कटौती की जा सकती है। लेकिन आज तक भारत में 360 कभी इम्पोज नहीं हुआ। अब ऐसा मत समझ लीजिए कि ये 3 लाइन हमने जो बोला वो पूरा आपका इमरजेंसी प्रोविज़न को पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस पर फिर बात कीजिएगा कि किसका जब इम्पोज होता है तो उसको कितने दिनों के अंदर संसद से अनुमति मिल जानी चाहिए, किसी का मैक्सिमम क्या हो सकता है, कोई चीज़ जब इम्पोज होता है तो क्या क्या शासन में क्या क्या बातें में चेंज होती है, क्या स्थिति बनती है, तो इससे रिलेटेड बहुत सी जो बातें हैं वो आपको पढ़ लेनी होंगी, ठीक है। तो 356 यहाँ जो क्वेश्चन था हम लोगों का कि संविधान के अनुच्छेद 352 में किस बात का प्रावधान है, तो आंसर होगा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का, और 44 का आंसर हो जाएगा ए, 44 का आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट हम लोग का 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि भारतीय संविधान में शासन से संबंधित विषयों को, शासन से संबंधित मैटर्स को, सब्जेक्ट्स को 3 लिस्टों में बांटा गया है। सेंट्रल लिस्ट, इसको यूनियन लिस्ट भी कहेंगे, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यानी केंद्रीय सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में जो कुछ भी है उस पर केंद्र को अधिकार है, राज्य सूची में जो भी है तो उस राज्य के तहत उस राज्य को अधिकार है, और समवर्ती सूची में जो है उस पर अधिकार केंद्र का भी रहता है और राज्य का भी रहता है। तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स दिया गया और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। तो जब राज्य सूची का नहीं है तो वो हो सकता है किसका, या तो केंद्र सूची केंद्रीय सूची का हो सकता है या फिर समवर्ती सूची का हो सकता है। तो पहला विषय है पुलिस। देखिए पुलिसिंग की जो बात होगी ये राज्य सूची का विषय होता है। एक मिनट निम्नांकित में कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। तो जो राज्य सूची का है वो आंसर नहीं करना है, जो राज्य सूची का नहीं है या तो वो केंद्रीय सूची का हो या फिर समवर्ती सूची का। तो पुलिसिंग जो है, पुलिस जो है वो राज्य सूची का, यानी लोकल लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग की जो बात है वो राज्य को उस पर अधिकार है। तो पुलिस है राज्य सूची का। लैंड रेवेन्यू भू राजस्व ये भी राज्य सूची का, तो ये दोनों राज्य सूची का, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। फिर है प्रिजन कारागार जेल, ये भी राज्य सूची का चीज है। डी कारागार यानी ABD ये हमको दिख रहा है राज्य सूची का। यहाँ है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण एकदम नोट कर लीजिएगा कहीं, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का, वो केंद्र को भी उस पर अधिकार है, राज्य को भी अधिकार है। केंद्र भी उस पर काम करेगा, राज्य भी काम करेगा। तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची का विषय है और यही कंफ्यूजन कराता है। और जनगणना लिख लीजिएगा, ये केंद्रीय सूची का, जनगणना ये इसमें दिया नहीं है लेकिन अब ये पंजीकरण को ही जनगणना नहीं, जनगणना जो होगा तब आपसे जब क्वेश्चन, एक दो बार हमने क्वेश्चन देखा है, कंफ्यूजन लोगों को होता है। जनगणना यानी सेंसस, जनगणना जो है वो केंद्रीय सूची का विषय है और जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण ये समवर्ती सूची का विषय है। एकदम इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन ये था कि निम्नांकित में कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, तो आंसर हो गया सी। तो 45 का आपका आंसर सी हो गया, 45 का आंसर आपका सी हो गया, आंसर 45 का सी हो गया। और 46 नंबर सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है, सोन नर्मदा तथा महानदी ये अमरकंटक पर्वत से, अमरकंटक पहाड़ी से निकलेगी, अमरकंटक से। तो अमरकंटक कहाँ, मध्य प्रदेश का क्षेत्र। तो अमरकंटक से सोन नर्मदा और महानदी, लेकिन इनके निकलने का, इनके बहाव का वो रूट अलग अलग है। नर्मदा आपको आते आते फिर देखते हो नर्मदा का रूट दूसरा होता है, महानदी का उड़ीसा तरफ हो जाएगा, फिर सोन का आप देख रहे हैं, सोन फिर आकर के गंगा की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो ये आप कहीं भी मैप निकाल के या देख करके फिर आप सर्च कीजिए कि इनका रूट क्या है बनेगा। हाँ, इनका उद्गम कहाँ से है, तो अमरकंटक से। तो सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलते हैं, ये आंसर होगा अमरकंटक से, अमरकंटक से यानी मध्य प्रदेश। तो 46 का आंसर हम लोग का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बी हो गया, 46 का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। और फिर है 47 नंबर क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। देखिए अंतरिक्ष में तारामंडल, अब हमारे अंतरिक्ष कहने का मतलब यूनिवर्स का अगर बात कहा जाए, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो अंतरिक्ष किसको कहेंगे भाई, तो अंतरिक्ष तो आपका मैंने अर्थ और उसका जो एटमॉस्फेयर का जहाँ तक लिमिट है उसके अलावा यूनिवर्स में जो भी है हमारे लिए अंतरिक्ष ही है। तो अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तारामंडल को ज़्यादा से ज़्यादा आप गैलेक्सी कह सकते हैं, तारा समूह, तारामंडल, गैलेक्सी। और नंबर ऑफ गैलेक्सीज ये नोन नहीं है, अनकाउंटेबल है। और एक गैलेक्सी में नंबर ऑफ स्टार्स भी अनकाउंटेबल है। एक कहीं कहीं अनुमान बताया गया है कि यूनिवर्स में 10 के पावर 11 गैलेक्सीज हैं और एक अनुमान है कि एवरेज एक गैलेक्सी में 10 के पावर 11 स्टार्स हैं।
तो पूरे यूनिवर्स में नंबर ऑफ स्टार्स 10 के पावर 22 हो जाएगा। अगर गैलेक्सी की बात करें तो 10 के पावर 11 होगा, जो एक अनुमान है। यानी पूरे ब्रह्मांड में तारा समूह या गैलेक्सी असंख्य है, अनंत है। तो ये हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल हैं, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को यहाँ रहने दीजिए। कितने तारा मंडल हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। अगर गैलेक्सी की बात है, गैलेक्सी को ही तारा मंडल कहते हैं, तारा समूह कहते हैं, तो गैलेक्सी 10 के पावर 11, 10 के पावर 11 जो बहुत है। 10 के पावर 11 यानी 1 पर 11 जीरो, 5 जीरो में लाख होगा, 7 जीरो में करोड़ हो जाएगा, 9 जीरो में अरब होगा, 11 जीरो में खरब होगा। इतने नंबर ऑफ गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कहें तो एक गैलेक्सी अपना घटा दें तो उतना से वो घटेगा। हम लोग की गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उस तरह के 10 के पावर 11 गैलेक्सी हैं। अब ये तारामंडल का ऑप्शन उस तरह से कुछ नहीं है, तो आप बस इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टूडेंट्स नोट कीजिए। नंबर ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स अनकाउंटेबल, पहला अनकाउंटेबल, अनगिनत। अगर नंबर भी करना है तो 10 टू पावर 11, 10 के पावर 11, 10 के पावर 11। नंबर ऑफ गैलेक्सीज, नंबर ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सी यानी तारा समूह। और नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स तो 10 के पावर 22, यानी एवरेज एक अनुमान है कि प्रत्येक गैलेक्सी में 10 के पावर 11 स्टार्स हैं। तो ये अनकाउंटेबल की बात है। ये क्वेश्चन कुछ और होगा, ऑप्शन डाला गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। 48 में आते हैं, मलक्का जल संयोजी में आने की सुविधा है। मलक्का जल जो स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट, वो किसको किसको जोड़ता है, किस दो जल बॉडी को, वाटर बॉडी को जोड़ता है? तो हिंद महासागर और चाइना सी, हिंद महासागर और चाइना सी को, हिंद महासागर और चाइना सी को मलक्का स्ट्रेट जोड़ता है। याद कीजिए, आप मैप में जाइएगा, जहाँ जहाँ इस तरह से हमारा स्वेज कैनाल किसको जोड़ता है, हमारा पनामा किसको जोड़ता है, हमारा कील नहर किसको जोड़ता है, ये सब आप बनाएंगे। और सिर्फ बना करके याद करने से नहीं होगा, उसको आप देखिए कि वो कहाँ है। तो मलक्का जल संयोजी में आने की सुविधा है तो हिंद महासागर से चीन सागर तक या चीन सागर से हिंद महासागर तक। तो ये आपका ए हो जाएगा, 48 का आंसर ए हो जाएगा, 48 का आंसर ए होगा। और फिर आइए 49 नंबर, उसी तरह से लाल सागर से भूमध्य सागर तक में ऑप्शन की बात जो मैं कर रहा हूँ उसमें हो गया स्वेज नहर, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए है पनामा महासागर, और हिंद महासागर से चीन सागर तक के लिए मलक्का स्ट्रेट, चीन सागर से हिंद महासागर से चीन सागर के लिए मलक्का स्ट्रेट। तो ए, 48 का आंसर ए होगा, 48 का आंसर ए होगा। और 47 में मैंने कहा 47 में अगर मेरे तरफ से पूछिए तो अनकाउंटेबल है या 10 के पावर 11 होगा। अनकाउंटेबल या 10 के पावर 11 वही होगा क्या? 10 के पावर 11 बोलिए, नहीं तो अनकाउंटेबल बोलिए, अनगिनत बोलिए, असंख्य बोलिए, या 10 के पावर 11 बोलिए, नंबर ऑफ गैलेक्सीज। अब आइए 49 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य कोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या मतलब? जिसका संविधान में उल्लेख है केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध के लिए, ठीक है, केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध के लिए एक संवैधानिक आयोग का गठन होता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 280 में है, और वो है आपका वित्त आयोग। तो यहाँ भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? उसके लिए कौन सा आयोग होता है? तो वित्त आयोग आर्टिकल 280, वित्त आयोग आर्टिकल 280। अब वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होते हैं, कुल 5 होंगे। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारा के लिए का प्रतिवेदन देता है कि किस तरह से राजस्व बंटवारा होगा। तो वित्त आयोग कैसी संस्था है?
तो संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग का गठन यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो 49 का आंसर डी, 49 का आंसर डी, 49 का आंसर डी हो गया। नंबर 50 में आइए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा दशक, हर 10 वर्ष पर हमारा जनसंख्या जनगणना होता है, जनगणना होता है ना, जनसंख्या की गणना की जाती है। तो कौन सा दशक जो है वो महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? और वो याद कर लीजिए 1921, 1921। तो 1911 से 1921, 1911 में जनगणना हुआ, 1921 में जनगणना हुआ। तो देखा गया कि 11 के तुलना में 21 में जनसंख्या कम हुआ। ये बस एक डिकेड में, आपका एक दशक में ऐसा हुआ है। तो जनसंख्या कम हो गया था, इसलिए इसको महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। अभी तक क्या हो रहा है? बढ़ता आया है। हर डिकेड में क्या होता है? बढ़ता आया है। यहाँ डिकेड में क्या हो गया? 11 से 21 में जनसंख्या घट गया, उसके बाद फिर तो बढ़ता ही रह रहा है, फिर बढ़ता रह रहा है हर दशक में। तो इसको महाविभाजन का वर्ष कहा गया, महाविभाजन का वर्ष कहा गया 1921 को। तो 50 का आंसर डी, 50 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 50 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर में, N2 के बंधन के निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो भाई N2, तो नाइट्रोजन, N2 क्या हो गया? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये सब तो आप जानते ही हैं। N क्या है? N सिंबल ऑफ नाइट्रोजन है, सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, सिंबल ऑफ नाइट्रोजन N हो गया। और N2 क्या है? N2 जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन है, या मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन है, या मॉलिक्यूलर फार्मूला को केमिकल फार्मूला कहा जाता है। केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन है। अब देखो ये N2 एक नाइट्रोजन का एक जो मॉलिक्यूल बना, कैसे बना? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? तो 7। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस 7 प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है, तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? तो आप ये 7, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखिएगा? तो 2 5 और इसके मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है, तो इसका बाहरी ऑर्बिट में 5 है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब 2 5 है तो इसको, ये सब तो आपको मालूम ही होगा, वो क्या करेगा? बाहरी ऑर्बिट क्या करना चाहेगा? स्टेबल करना चाहेगा, और स्टेबल होने के लिए उसको 8 चाहिए, अपने नज़दीक के इनर्ट गैस की तरफ बनना चाहेगा तो 8 चाहिए, तो 3 उसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्यों? क्योंकि यहाँ 8 होना है, तो इसका 3 रहेगा, एक और नाइट्रोजन का परमाणु रहेगा, इसका 3 रहेगा, और ये लोग क्या बना लेगा? अपना शेयरिंग कर लेगा, 3 इसका 3 इसका। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो बहुत सिंपल सा है कि N2 बंधन के निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 3 गो इसका, 3 गो इसका, तो कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। अब ये भी पूछ सकता है कौन सा बंधन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये सब। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। तो N2 बंधन के निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो वो सी ऑप्शन होगा 6, सी ऑप्शन होगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 51 का आंसर हो जाएगा सी, 51 का आंसर हो जाएगा सी, 51 का आंसर हो जाएगा सी। वो कहीं ना कहीं गलत शायद आंसर में भी प्रिंट हुआ है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर 51 का आंसर हो जाएगा सी। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, जो फिजिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है। 2 पैरेलल तार एक दिशा में विद्युत प्रवाहित हो रहा है। अब यह देखिए 2 पैरेलल वायर हैं और दोनों में एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो रहा है। तो इन दोनों के मध्य
निम्नांकित में क्या होगा? प्रतिकर्षण यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे, न आकर्षण न प्रतिकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र निरस्त हो जाएगा यानी मैग्नेटिक जो फील्ड होगा वो खत्म हो जाएगा, आकर्षण होगा। देखिए ये थोड़ा फिजिक्स का ऊपर का चीज़ है। आप इस तरह का जब होगा तो यहाँ पर आप याद रखिए कि एक ही दिशा में जब विद्युत का प्रवाह हो रहा है और दो वायर जो है वो पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच आकर्षण की बात होगी, इन दोनों के बीच आकर्षण होगा और इसलिए उसको सेपरेट करने का अरेंजमेंट रखा जाता है, सेपरेट करने का वहाँ अरेंजमेंट डाला जाता है। ऐसे अगर पैरेलल वायर को लिया जा रहा है तो वहाँ पर सेपरेट करने के लिए अरेंजमेंट डाला जाता है। वो अरेंजमेंट का ये भी है कि कभी हवा में सट नहीं जाए, लेकिन ये भी है आकर्षण भी होता है, इसलिए दूरी रखनी पड़ती है। तो इन दोनों के बीच आकर्षण होगा। 52 का डी होगा, 52 का आंसर आपका डी होगा, ये थोड़ा याद रखिएगा, 52 का आंसर डी होगा। और 53 नंबर, जो कोई इलेक्ट्रॉन, फिर ये साइंस का क्वेश्चन है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तब क्या होगा? अब देखिए किसी भी तत्व का जो ये ऑर्बिट्स है, तो ये जैसे जैसे ये आपका अगर न्यूक्लियस है तो ये ऑर्बिट 1 2 ये उच्च कक्षा होता जाएगा, तो उच्च कक्षा ये 3 हो गया, फिर अगर है तो 4 हो गया। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी का उत्सर्जन होगा कि परमाणु का आकार कम हो जाएगा कि ऊर्जा का अवशोषण होगा, इनमें से देखिए आप एक चीज याद रखो, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो जब एक नीचे कक्षा से ऊपर कक्षा, जब ऊपर से नीचे के आइएगा तो एनर्जी का उत्सर्जन होगा, एनर्जी का उत्सर्जन होगा। तो ये आपका 53 का ए होगा। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की तरफ आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और जब निम्न कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाएगा तो एनर्जी वो धारण करेगा, एनर्जी धारण करेगा या अवशोषण होगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, उत्सर्जन होगा। तो 52 का आपका 52 नहीं 53 हो गया, 53 का ए, 53 का आंसर ए हो गया, 53 का आंसर ए हो गया। और नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं 54 नंबर क्वेश्चन। जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जर्म प्लाज्म सिद्धांत, ये जीन का जो कॉन्सेप्ट था ना, जीन का कॉन्सेप्ट आने के पहले ये कॉन्सेप्ट था जर्म प्लाज्म सिद्धांत। तो जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये विशमैन, विशमैन ये याद करने का चीज़ है, विशमैन के द्वारा। तो 54 का ए, 54 का आंसर ए हो गया। अब 55 नंबर क्वेश्चन, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों का विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए। इसमें लोहा होता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। देखिए रुधिर वर्णिका के संबंध में यह प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करेगा और बाकी सब होगा, तो 1 2 4 होगा तो सी हो जाएगा। 55 का आंसर सी होगा, 55 का आंसर सी होगा। उसमें कोई मतलब कि वो रेसिस्टेंस अगेंस्ट ऑफ डिजीज उससे नहीं होता है, तो वहाँ होगा कि वो लॉ होता है आयरन और रंग लाल देता है, और साथ साथ वो लॉ यानी रुधिर वर्णिका क्या होगा, उससे वो ऑक्सीजन का वाहक होगा। तो 1 2 4 होगा, वो रोग प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है, वो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 1 2 4 होगा और ये 55 का आंसर सी होगा। अब है 56 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, हृदय में आता है तो हृदय का 4 कोष्ठ जो होता है उसमें 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है, आलिंद और निलय। 2 आलिंद होगा, 2 चैम्बर आलिंद और 2 जो होगा आपका निलय होगा। तो अशुद्ध रक्त, तो आप याद कीजिएगा कि निलय में शुद्ध है और निलय में शुद्ध है और अशुद्ध अलिंद में। तो अशुद्ध रक्त हृदय में आता है दाहिने अलिंद में, दाहिने अलिंद में, दाहिने अलिंद में। तो दाहिने अलिंद बाएं अलिंद ऐसा दिया हुआ, दाहिने अलिंद बाएं अलिंद, दाहिने निलय बाएं निलय। तो 2
अलिंद और 2 निलय, उसमें एक बाएं होगा एक दाएं होगा। तो अशुद्ध रक्त हृदय में आएगा दाहिने अलिंद से, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है दाहिने अलिंद से। तो 56 का आंसर ए होगा। और 57 नंबर क्वेश्चन है, धूप के चश्मों के रंगीन कांचों में क्या होता है? फेरस ऑक्साइड है, निकिल ऑक्साइड है, लैंथेनाइड ऑक्साइड है और फेरिक ऑक्साइड है। इसमें दो, कहीं कहीं फेरस ऑक्साइड देता है, लेकिन धूप के चश्मों के रंगीन कांचों में लैंथेनाइड ऑक्साइड La2O3, लैंथेनाइड ऑक्साइड ज़्यादा सुटेबल होगा, लैंथेनाइड ऑक्साइड, लैंथेनाइड ऑक्साइड La2O3, लैंथेनाइड ऑक्साइड। बहुत से सोर्स में इसको फेरस ऑक्साइड भी देता है, लेकिन ये दोनों है तो ज़्यादा सुटेबल आपका लैंथेनाइड ऑक्साइड होगा, La2O3, लैंथेनाइड ऑक्साइड। अब आइए 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हिस्टोलॉजी, टिश्यू और सेल का अध्ययन, ठीक है, माइकोलॉजी, कवक और कवक रोग का अध्ययन, ये भी ठीक है, फाइकोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन, और पैलिनोलॉजी, पराग विश्लेषण। तो पैलिनोलॉजी भी ठीक है। ये फाइकोलॉजी जो जीवाश्मों का अध्ययन है वो गलत है, वो गलत है। फाइकोलॉजी जो है वो अलगी का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ अलगी होता है, यानी शैवाल का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन होता है। तो इसका फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कर लीजिए तो बाकी चारों सही हो जाएगा, उस तरह से रट जाइए उसको कि फिर कहीं बाद में पूछे। तो हिस्टोलॉजी भी सही है, माइकोलॉजी भी सही है। अगर फाइकोलॉजी में हम स्टडी ऑफ अलगी कर देते हैं, शैवालों का अध्ययन कर देते हैं तो वो भी सही हो जाएगा। और पैलिनोलॉजी पराग विश्लेषण है तो वो भी सही है। तो यहाँ पर चूंकि आंसर हमारा होगा कि इसमें कौन सही नहीं है वो चुनना था, तो सी होगा। 58 का आंसर सी होता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और डाईपेप्टाइड्स नामक एंजाइम, 3 एंजाइम है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और डाईपेप्टाइड्स नामक एंजाइम मुख्यतः किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो ये प्रोटीन के। ये जो तीनों एंजाइम है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और डाईपेप्टाइड्स, ये प्रोटीन के डाइजेस्ट करने, प्रोटीन के पाचन में के लिए सहायक एंजाइम है। तो 59 का आंसर सी होगा। और 60 नंबर, प्लांट वृद्धि अनुमान के साथ निम्नांकित में से किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिया जाता है कि प्लांट वृद्धि का, प्लांट का कैसे कितना समय में कितना ग्रोथ हो रहा है, इस पर जो मेजरमेंट स्केल डेवलप किया और इन्होंने जो फॉर्मूला किया वो कौन है? यानी हमारे देखिए इसमें जितना भी नाम है ना ऐसे ही पता चल जाएगा। आपके हरगोविंद खुराना वो जेनेटिक के हैं, CV रमन ये फिजिक्स के हो गए, मेघनाथ साहब फिजिक्स के हैं। तो ये जो जगदीश चंद्र बसु हैं, जगदीश चंद्र बसु ये बॉटनी के हैं, प्लांट किंगडम के वैज्ञानिक, तो जगदीश चंद्र बसु। तो 60 का सी हो जाएगा, 60 का सी होगा, 60 का सी है। और निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 3 गो स्टेटमेंट है। भारत मार्च 2020 के पहले सप्ताह में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करने जा रहा है, यानी जियोलॉजी जियो मतलब भूगर्भ, जियोलॉजी के जियोलॉजिस्टों का यानी भूगर्भ वैज्ञानिकों का सम्मेलन कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है नई दिल्ली में। तो ये न्यूज ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस को भूवैज्ञानिकों का ओलंपिक भी कहा जाता है, ये भी आपका सही है। और तीसरा, भूवैज्ञानिक सम्मेलन प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, ये शायद ये नहीं होगा। तो एक और, तो ये हो जाएगा 1 और 2, ये कोई प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है, ये गलत है। तो यहाँ पर 1 और 2 जो है वो सही है। 61 का 1 और 2 सही है, तो ये बी हो जाएगा, 61 का बी हो जाएगा। और 62, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो तो करंट का बात है, तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। और 63 नंबर क्वेश्चन है, यानी 5वां, यानी ए आंसर हुआ, 62 का ए हुआ, 61 का बी हुआ, 61 का बी, 62 का ए, 63। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पशु के आधार पर क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो हरियाणा है, हरियाणा है। और हरियाणा जान लीजिए कि कल्टीवेशन से लेकर के पशुपालन के लिए वो बहुत तेज़ी से बहुत मॉडर्नाइज्ड खेती है, पंजाब और हरियाणा का।
तो पशुपालन के पहले डेयरी में ये हरियाणा और पंजाब का पहले ज़्यादा स्थान था, अभी भी है। तो वो पशु क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का श्रेय पहला राज्य कौन होता है? तो हरियाणा। और हाल ही में राज्यसभा में किस जनजाति भाषा का पहली बार उपयोग किया गया? तो संथाल। तो आप जान रहे हैं संथाल को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है। तो संथाल को तो हाल ही में राज्यसभा में किस जनजाति भाषा का पहली बार उपयोग किया गया है? तो ये न्यूज़ का बात है, संथाल हो गया। और भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने 13वें दक्षिण एशियाई खेल में किस देश को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता? तो ये 13वें दक्षिण एशियाई खेल में किस देश को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता? तो नेपाल को। तो बी हो जाएगा। तो फिर से 62 का ए हो गया, 63 का सी हो गया, 64 का सी डी हो गया और 65 का बी हो गया। और इस तरह से ये करंट का क्वेश्चन है और ये तो इन्फॉर्मेशन पीछे आपका आंसर भी दिया हुआ है। तो ये पूरा टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 36 से 65 तक के जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और ये सेट नंबर 9 का जीएस का क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेट के साथ, सेट नंबर 10 के साथ। थैंक यू वेरी मच।